हेलो एवरीवन, हेलो। इज द ऑडियो क्लियर? सुनाई दे रही है? सब कुछ ठीक है? हेलो। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, अब एवरीथिंग इज सेट अप प्रॉपर्ली। ओके। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विंटर फ्लावर। विंटर फ्लावर आपका असली नाम क्या है बताना तो व्हाट्स एक्चुअली। गुड इवनिंग डोरमी, गुड इवनिंग अबलेत्सा, हेलो। गुड इवनिंग प्राची, गुड इवनिंग अलीजा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो तुम सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। काफ़ी दिन बाद आज क्लास हो रही है हमारी एंड इट फील्स लाइक अ लॉन्ग ब्रेक। गुड इवनिंग लिप्ति, गुड इवनिंग। आ जाओ सब लोग, आ जाओ आ जाओ एंड देन विल बिगिन विद द न्यू चैप्टर टुडे। आ जाओ। तो कैसे चल रही है पढ़ाई? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? कैसा चल रहा है अभी? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? आर यू एबल टू मैनेज एवरीथिंग? इस टाइम पे आई गेस कॉलेज के भी एग्जाम्स चल रहे होंगे ना? द सेकेंड यूनिट टेस्ट या मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे होंगे कॉलेज में। हाउ हाउ इज इट ऑल गोइंग? अरे थैंक यू डोरमी। ठीक है, अरे बढ़िया, मैं भी ठीक हूँ डोरमी। आई एम कम्प्लीटली फाइन, डूइंग वेल एंड आई होप दैट इवन यू आर डूइंग वेल। ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। हाँ जी। Okay, आ जाओ सर। हाँ भैया, ये एग्जाम्स कॉलेज के हैं। अभी अक्टूबर लास्ट। अच्छा ठीक है, अक्टूबर के एंड में एग्जाम। अच्छा अच्छा, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स अभिलिप्सा, आई होप यू डू वेल इन देम। ठीक है। गुड इवनिंग जागृति, गुड इवनिंग। आ जाओ सब लोग, आ जाओ आ जाओ। विल बिगिन विद न्यू चैप्टर टुडे विच इज डुअल मैटर एंड रेडिएशन। तो आज ये चैप्टर खत्म करेंगे इन वन शॉट। काफ़ी सिंपल चैप्टर है। अब आई गेस हमारे पास सारे इजी चैप्टर के बचे। एक डुअल मैटर एंड रेडिएशन हो जाता है एंड देन उसके बाद वी हैव एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स के साथ न्यूक्लियाई, बट जनरली दोनों चैप्टर काफ़ी छोटे, तो फिर दोनों को एक साथ ही पढ़ा दिया जाता है काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में और बाकी सब कॉलेज में भी। लेकिन देखेंगे, अगर हमें 2 क्लासेस चाहिए तो 2 क्लासेस ले लेंगे, अगर एक में ही हो जाएगा तो एक में ही कर लेंगे। ठीक है। एंड उसके बाद सेमीकंडक्टर्स बचा रहेगा। तो बेसिकली 3 मेजर चैप्टर्स हैं हमारे पास, विच आर ईजी। एक एक दिन में एक एक चैप्टर आराम से हो सकता है। इट्स नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि मेजर पोर्शन हमारा हो गया है, चलो ऑप्टिक्स जो कि लकीली हो गया है टाइम पर ही। ठीक है। अच्छा, प्राची कह रही है हाँ पेपर्स है नवंबर फर्स्ट वीक से। ओके प्राची, नवंबर मंथ के लास्ट वीक से। अच्छा, अक्टूबर के एंड से आपके एग्जाम्स। ओके, अच्छा अच्छा। तैयारी तो हुई है ना आप सबके एग्जाम के लिए? ऐसा ना हो कि नीट पे फोकस करते करते कॉलेज एग्जाम में फेल हो गए। ट्राई टू एटलीस्ट पास योर कॉलेज एग्जाम्स, क्योंकि नीट में तो कोई आपके कॉलेज मार्क्स पूछेगा नहीं। इट्स जस्ट दैट एक चीज़ बना रहता है कि हाँ ट्वेल्थ में इतने परसेंटेज थे या वैसा कुछ बना रहता है, बस उतना ही। ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा अगर नीट के लिए नीट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। कॉलेज एग्जाम्स डोंट प्ले अ मेजर रोल इन दैट। वो बस तुम्हें ये बताएगा कि तुमने चैप्टर्स ढंग से पढ़े या नहीं, बस उतना ही। ठीक है। विल बिगिन विद टुडेस क्लास। आई गेस 5 मिनट होने ही वाले हैं। हाँ भैया, फिजिक्स ऑनर्स ही है तो इजी होगा। अच्छा, डोर में अच्छी प्रिपरेशन है भैया, बस थोड़ा टेंशन है। टेंशन, हाँ टेंशन, थोड़ी टेंशन अच्छी बात है। पूरा कंप्लीटली रिलैक्स मत हो जाना, वरना वो भी गलत बात होता है। थोड़ा टेंशन रखे रहना। ओके। तो विल बिगिन विद टुडेस क्लास। आई गेस टाइम तो हो गया है, 5 मिनट मैंने बातचीत कर लिया। सो विल बिगिन टुडेस क्लास। हाय घोस्ट, हाय। तो बिफोर वी बिगिन आई जस्ट गिव माई इंट्रोडक्शन to all the students who are new. So hello everyone, I'm Nitesh Gupta, your physics educator in बैच, जो कि कम्प्लीटली फ्री बैच है, जहाँ पर 3 मंथ से हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं फॉर नीट 2025, बोथ 11 एंड 12 साइंस इंक्लूडेड। And currently we are done with 2 months and 19 days, and we have another 11 days left in our hand in which we're going to complete the whole syllabus properly at a good pace. And इसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं, and we also have regular mock tests and many other things for you. So that is my introduction and I'm Nitesh Gupta once again. So let's begin with today's class. तो आज हम लोग करने वाले एक न्यू चैप्टर जो कि है डुअल मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, फ्रॉम हियर। डोर में फिजिक्स से डर लग रहा है। अरे फिजिक्स से डरना क्यों है?
फिजिक्स से अगर तुम डरोगे तो इट्स अ बैड थिंग ना, डरो मत। थिंक ऑफ फिजिक्स एज अ फ्रेंड ऑफ योर्स। ऐसे सोचो कि फिजिक्स ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा वाइंडेड सब्जेक्ट है, उसे बस अनवाइंड करना है आपको। आप टाइम स्पेंड करो सब्जेक्ट पे, इम्प्रूवमेंट आएगा। बट डरो मत, ठीक है, क्योंकि हमारा एक ही एम था कि फिजिक्स से डर निकालना है, तो डर से रखना। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो टुडेज चैप्टर इज डुअल मैटर एंड रेडिएशन। इस चैप्टर का पूरा नेम क्या था वो मेरे को याद नहीं, बट हाँ, इट वाज डुअल मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, गुड इवनिंग हर्ष, गुड इवनिंग। आ जाओ, सही टाइम पे आओ, मैंने अभी स्टार्ट किया था। ओके, तो देखो, रेडिएशन के पास ना डुअल नेचर होता है। अब ये क्यों डुअल नेचर होता है, दिस वाज प्रूव्ड बाय फेमस साइंटिस्ट, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। डुअल नेचर का मतलब क्या है? इसका मतलब कि इसके पास दो तरीके के नेचर्स होते हैं, एक होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर का क्या यूज है? वेव नेचर हम लोग पढ़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, विच वाज वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, एंड पार्टिकल नेचर प्रूव होता है विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। काफ़ी फन एक्सपेरिमेंट है, सिंपल एक्सपेरिमेंट है। कुछ स्टूडेंट्स ने पहले भी पढ़ा होगा 10th में, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में अगर आप हो तो 10th 11th में ये सब पढ़ा देते हैं। ओके, ठीक है, तो लेट्स अज्यूम दैट दिस इज माय सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज लाइट बल्ब। ठीक है, और इससे लाइट आती है। ठीक है, तो फिर जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ, ये लाइट बल्ब ऑन होगी एंड और फिर लाइट फैलेगा। अब ये जो लाइट है ना, लाइट के पास भी वेव नेचर है एंड पार्टिकल नेचर है। वेव नेचर हमने प्रीवियस चैप्टर में कवर अप किया था इन वेव ऑप्टिक्स। पार्टिकल नेचर क्या है? लाइट का पार्टिकल नेचर से मतलब ये है कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल एनर्जी ऑफ पैकेट्स नोन एज फोटॉन्स। ठीक है, और ये जो फोटॉन्स है दे कैरी एनर्जी, एंड द स्पेशल थिंग अबाउट फोटॉन्स इज कि उनका रेस्ट मास इज जीरो। रेस्ट मास का मतलब क्या है? रेस्ट मास वो मास होता है जब फोटोन मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, जब हमारा फोटोन रेस्ट पे रहता है, तो फिर जब उसका तो फिर उस मोमेंट पर उसका जो मास होता है ना, उसे हम लोग रेस्ट मास कहते हैं। और रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज सपोज टू बी 0 kg। ठीक है, एंड द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय h म्यू। ठीक है, h क्या है? h इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड दिस ये वाला सिंबल म्यू इज कॉल्ड, दिस स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो E is equal to h mu stands for energy of a particular photon. Photon क्या है? It is a packet of energy which carries light. Okay, basically light consists of small packets of energy known as photons, और इनका energy होता है h mu। ठीक है, ये याद रखना। Okay, and few more important things about photon is कि charge of a photon is 0, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, charge of a photon is 0 and the rest mass of a photon is supposed to be 0 itself. Okay, ठीक है, एंड उसके बाद फोटोन जब मूव करता है तो फिर इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी याद है। ओके, अब देखो, अब अगर मैं कह रहा हूँ कि फोटोन का जो चार्ज है वो 0 होता है, तो फिर क्या वो चीज़ एक मैग्नेटिक फील्ड में और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा? सोच के बताओ। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, तो फिर उसके ऊपर फोर्स क्या एक्ट होता है? इट इज इक्वल टू ई क्यू, जहाँ पे E स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड Q इज फॉर द चार्ज। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि फोटोन का चार्ज 0 होता है, इसका मतलब फोर्स ऑन द फोटोन विल बी 0। वैसे ही अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाऊंगा अपने फोटोन को, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स होता है वो क्या होता है? Fm इज इक्वल टू QVB। यहाँ पर भी Q चार्ज आ जाता है, तो अगर चार्ज 0 है तो फिर फोर्स भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर मेरा फोटोन एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा होगा या फिर वो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स 0 एक्ट करता है। ठीक है, दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग थिंग, इसे याद रखना। ओके, फिर बेसिकली अ फोटोन इज नेवर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स ही एक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका चार्ज 0 रहता है। ठीक है, एंड रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज 0। रेस्ट मास इज द मास व्हेन द फोटोन इज एट रिलेटिव रेस्ट। ओके, और ये फॉर्मूला याद रख लेना। क्वेश्चन इस फॉर्मूला के ऊपर पूछे तो नहीं जाते नीट में, बट एक बार बस देख लो, अगर याद हो सकता है तो वेल एंड गुड। अगर याद नहीं भी होता तो इट इज नॉट एन इशू, क्योंकि इससे मेजरली क्वेश्चन JEE में आते हैं, नीट से तो उतने क्वेश्चन आते नहीं हैं। अगर आपको JEE भी देना है तो फिर यू कैन नोट डाउन दिस फॉर्मूला। m इज इक्वल टू m0 डिवाइड बाय √1 माइनस v² बाय c²। v² इज द स्पीड with which the photon is moving and c² is the speed of light. m0 is the mass when the photon is moving with the velocity of light. Okay, ठीक है ना? आगे बढ़े, इतना क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप दो यार, फिर आगे बढ़ेंगे। इट्स फाइन ना?
ओके जी, ओके, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते। नाउ वी आर गोना लुक एट डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगलीज एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस प्रूव की थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन छोड़ो, अगर हम लोग कंसिडर करते हैं अगर हम लोग लाइट को कंसिडर करते हैं, तो फिर हम लोग कहते हैं कि लाइट के पास वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। तो फिर डी ब्रॉगली ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर लाइट के पास दो नेचर है, विच इज वेव नेचर एंड दी पार्टिकल नेचर, तो फिर वैसे ही हर एक मास के पास जो है वेव नेचर भी रहता है और पार्टिकल नेचर भी रहता है। इसका मतलब क्या है, देखो, according to de Broglie's hypothesis, a moving particle is always associated with a certain form of wave, ठीक है। such a wave is known as matter wave। जैसे कि मान लो अगर ये मेरा हाथ है, तो फिर अगर मैं मेरे हाथ को ऐसे मूव करूंगा, तो फिर मेरे हाथ के सारे पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव हो रहे हैं। जैसे ही मेरे हाथ के सारे पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव होते हैं, तो फिर एक वेव फॉर्म होता है। ये कौन सा वेव है? क्या ये कोई लॉन्गिट्यूडल या फिर लैटिट्यूडल वेव है? नहीं। क्या ये कोई लॉन्गिट्यूडल या फिर ट्रांसवर्स वेव है? लैटिट्यूडल वेव कहता है, दैट इज नथिंग बट लैटिट्यूडल वेव, इट्स कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। नहीं, ये अब जो वेव फॉर्म हो रहा है ना, इस वेव को हम लोग कहते हैं मैटर वेव, जो कि हमें दिखता नहीं है, काफ़ी छोटा वेव होता है, ठीक है। तो इसी वेव को उन्होंने कहा था मैटर वेव, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अ मूविंग पार्टिकल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम फॉर्म ऑफ वेव विच इज नोन एज मैटर वेव। अब यहाँ पे दिया गया अ मूविंग पार्टिकल, लेकिन मूविंग पार्टिकल का साइज नहीं दिया गया। तो दिस थिंग कैन रेंज फ्रॉम अ ह्यूज एलिफेंट टू अ स्मॉल इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, ठीक है। याद रखना ये चीज़। क्लियर है इतना? इनका हाइपोथेसिस क्लियर है? तो ये था इनका हाइपोथेसिस, ओके। तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला क्या था? ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो कि बहुत फेमस फॉर्मूला है। आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा। अगर आप अभी तक जानते नहीं हो ये फॉर्मूला, तो फिर आपने, आई एम प्रेटी श्योर, आपने ये कार्टून में तो ज़रूर देखा होगा, या फिर कहीं पे रैंडमली किसने स्केच मार दिया कि ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये था आइंस्टाइन का एनर्जी मास इक्विवेलेंस वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूला का एग्जैक्ट मतलब क्या, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा, विच वॉज एटम्स वाला चैप्टर, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम क्या है? एम इज द मास एंड सी स्क्वायर इज द स्पीड ऑफ लाइट का होल स्क्वायर। जनरली यहाँ पे जो एम है ना, दिस स्टैंड्स फॉर मास डिफेक्ट, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइंस्टाइन का फॉर्मूला वाज E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एंड अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थियोरी, उन्होंने कहा था कि जो एनर्जी होता है एक पर्टिकुलर मूविंग पार्टिकल के साथ, उसका जो एनर्जी होता है इट इज इक्वल टू एच म्यू। जैसे अगर मैं फोटोन का ले लूंगा, तो फिर उसका एनर्जी होता है एच म्यू। एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी विथ विच द फोटोन इज मूविंग, ठीक है। तो ये हो जाता है एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल। तो यही चीज़ मुझे ये पता है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो फिर यहीं से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड बाय लैम्डा हो जाता है ना। तो फिर यहाँ से फ्रीक्वेंसी के बदले मैं स्पीड बाय लैम्डा सब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा। तो एनर्जी हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा। क्लियर है? तो ये है मेरा फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई सेकंड इक्वेशन, ओके। एक सेकंड, मैं ना कर्टन लगा देता हूँ, वरना बैकग्राउंड नॉइज आ जाएगा। हाँ जी, ओके ओके। तो दिस वाज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वाज माय सेकंड इक्वेशन। इतना क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप दे दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है समझ में तो आ रहा है ना? कोई ऐसा चीज़ जो दिमाग के ऊपर से जा रहा है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है चैप्टर में, सिंपल चैप्टर है। ये चैप्टर आपको पसंद आएगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ पसंद आएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस वाज माय सेकंड इक्वेशन। आइंस्टाइन ने कहा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, प्लैंक ने कहा E इज इक्वल टू एच म्यू विच इज ऑल्सो इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एनर्जी का पहला इक्वेशन है और ये एनर्जी का सेकंड इक्वेशन होता है। तो फिर अब मैं क्या करूँगा, मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंबाइन कर दूंगा एक ही इक्वेशन में। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये पता है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मुझे ये भी पता है कि E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो फिर एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी एनर्जी और ये भी एनर्जी है। तो फिर दिस विल बिकम इक्वल टू दिस, तो ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, तो यहाँ से सी और सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बचेगा लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम सी। ये क्या लैम्डा है?
दिस इज द वेवलेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर वेव. विच वेव? मैटर वेव. मैटर वेव क्या होता है? वो एक ऐसा वेव होता है जो कि एसोसिएटेड होता है विथ एनी मूविंग पार्टिकल. Even I am a moving particle. Even let's say this pen is a moving particle right now. तो फिर इस पेन के साथ जो वेव कंसर्न है, दैट वेव इज कॉल्ड एज अ मैटर वेव. क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल अभी मूव कर रहा है. मैटर वेव को आप देख नहीं सकते हो, इट इज इनविजिबल वेव. ठीक है, तो ये चीज याद रखना. ओके, तो ये जो पर्टिकुलर वेव है ना, मैटर वेव, उसका वेवलेंथ क्या होता है? उसका वेवलेंथ होता है h डिवाइडेड बाय mc. ठीक है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट and m is mass of the particular moving particle and c is the speed of light. क्लियर है? ठीक है, एक सेकेंड. यहाँ पे जो c है ना, दिस इज फॉर अ फोटोन ओनली. ठीक है, अगर मैं फोटोन के बदले कोई और पार्टिकल को ले लूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल दिस पेन, तो फिर मुझे यहाँ पे h बाई एम वी लिखना पड़ेगा. एम वी क्यों? क्योंकि ये जो पेन है, दिस इज नॉट मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट. दिस इज मूविंग विद सम अदर स्पीड विच इज नॉट द स्पीड ऑफ लाइट. तो फिर यहाँ पे मैं v सब्स्टिट्यूट करूंगा. सिर्फ अगर कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं तब मैं c सब्स्टिट्यूट करूंगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा h बाई एम सी या फिर h बाई एम वी. क्लियर है? आगे बढ़े. फॉर अदर पार्टिकल्स लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी. ठीक है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि एम वी मास इंटू वेलोसिटी इज नथिंग बट मोमेंटम ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल. तो मैं क्या कह सकता हूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p. p स्टैंड्स फॉर मोमेंटम ऑफ द पर्टिकुलर पार्टिकल. ओके, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ से मुझे एक और फॉर्मूला मिल गया, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p. ठीक है, क्या मुझे हर एक फॉर्मूला को रट्टा मार के याद रखना है? बिल्कुल भी नहीं. आप चाहे तो बस इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को याद रख लो, एच सी बाई लैम्डा. ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर इस फॉर्मूला को तो आप जानते होगे, एम सी स्क्वायर. तो एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर कर देना, दिस फर्स्ट स्टेप. उसके बाद ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा. ये फॉर्मूला अगर डिराइव हो गया तो फिर ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा. ये अगर डिराइव हो गया तो फिर ये भी डिराइव हो जाएगा. ठीक है, तो इट्स टोटली अपॉन यू. अगर आपको ये चारों फॉर्मूलाज रट्टा माना है, गो फॉर इट. अगर आपको रट्टा नहीं माना है, सिंपल मेथड में याद रखना है, तो फिर इस एक लाइन को याद रख लेना, इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा. बाकी सारे फॉर्मूलाज आपसे याद हो जाएंगे. ठीक है, ठीक है, ओके. ठीक है, तो अब लेट्स अज्यूम कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं. ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन के पास तो पार्टिकल नेचर है. क्यों? क्योंकि वो खुद एक पार्टिकल है, तो दिस इज जस्टिफाइड. तो फिर डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर ईच एंड एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ पर्टिकुलर वेव एसोसिएटेड विद इट, देन एन इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो हैव अ वेव एसोसिएटेड विद इट. क्यों? इलेक्ट्रॉन के पास तो मास तो रहता ही है ना. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg. तो मास तो है इलेक्ट्रॉन के पास, यानी कि वो एक पर्टिकुलर पार्टिकल भी है. तो फिर इलेक्ट्रॉन भी तो मूव करता है. तो फिर जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसके साथ भी एक वेव कंसर्न होता है. वो वेव क्या होता है? इट इज कॉल्ड अ मैटर वेव. तो फिर अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के लिए क्या क्या फॉर्मूलाज बनते हैं. ठीक है, एक सेकंड जूम इन कर देता हूँ मैं, आप एक क्लियर होगा. ठीक है ना? ठीक. तो एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ई. ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कैपिटल ई. ठीक है, देन ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. दिस इज एनर्जी फॉर अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, हाफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, इसलिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा. ठीक है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मोमेंटम p इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी. ये फेमस रिलेशन होता है 11th ग्रेड का. मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ मास इंटू काइनेटिक एनर्जी. आई एम प्रीटी श्योर ये तो आपको पता होगा. ठीक है, ठीक है, ओके. तो इतना क्लियर है. E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एंड p इज इक्वल टू अंडर रूट 2 m इंटू के ई. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. एक सेकेंड. हाँ जी, तो प्रीवियस लाइन में हमने देखा था कि एनर्जी होता है इट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. ठीक है, और हमने देखा कि एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू एम सी स्क्वायर. तो फिर यहाँ से सी और सी कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो मुझे मिलता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम सी या फिर लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी. ठीक है, लेकिन प्रीवियस स्लाइड में एंड में हमने ये भी देखा कि मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ मास इंटू काइनेटिक एनर्जी. तो फिर ये चीज़ मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इन दिस. तो मुझे ये फॉर्मूला मिल जाएगा कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ मास इंटू काइनेटिक एनर्जी. इसे भी याद रखें. ओके, क्लियर है? ओके, ठीक है.
अब मान लो कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है उसे मैंने सब्जेक्ट किया है टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V नॉट. Let's assume that an electron is accelerated through a potential difference of V naught. अब V naught क्या हो गया? This is called the potential difference, which is applied across the electron. Electron का charge क्या होता है? Q is equal to E, which is charge of an electron, 1.6 वाला, ठीक है? 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. So that is charge of an electron. तो फिर अब मुझे ये तो पता है कि potential difference is nothing but work done per unit charge. तो ये हो गया work done, ये हो गया charge. Work done can also be written in the form of energy. क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करता हूँ तो फिर दैट पर्टिकुलर वर्क गेट्स स्टोर्ड एज एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट. तो वर्क इज ऑल्सो इक्वल टू एनर्जी. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज. एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज. तो इतना फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया. ओके, ठीक है. तो मैंने क्या कहा था कि मेरा इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V नॉट. ठीक है, तो V नॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. तो फिर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस इज V नॉट. ठीक है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज E, जो हम लोग मान रहे हैं 1.6 into 10 power minus 19 कूलम. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा V नॉट इंटू E. ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. मैंने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी. लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया. तो फिर इस चीज़ को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. तो फिर ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. इतना क्लियर है? क्लियर है इतना? ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो फिर यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ मास इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ओके, ठीक है. मान लो कि क्वेश्चन में मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं दिए गए, मुझे कोई एक पर्टिकुलर चार्ज ऑब्जेक्ट दिया गया. तो फिर इन दैट सिचुएशन लैम्डा हो जाता है लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ मास इनटू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. Q इज द चार्ज. ठीक है, सिंस हमने इलेक्ट्रॉन का कंसिडर किया था तो फिर Q के बदले मैंने E पुट कर दिया था. ओके, आगे बढ़े. अब मैं आपको दूंगा एक शॉर्टकट फॉर्मूला. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम काफ़ी यूजफुल रहेगा ये फॉर्मूला. ये फॉर्मूला रट्टा मार लो. ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन ओनली, याद रखना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है. फॉर एन इलेक्ट्रॉन ओनली लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 150 बाई V एंगस्ट्रॉम्स. मान लो कि उन्होंने दिया है क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लेट्स से 50 वोल्ट. ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस हमने 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया है. फिर वो लोग कहेंगे कि प्लीज कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन. आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एक मेथड तो होता है कि आप इस बड़े चौड़े लंबे फॉर्मूला को यूज़ करो जिसमें काफ़ी सारे डेसिमल्स होंगे एंड एवरीथिंग. सेकेंड फॉर्मूला शॉर्टकट फॉर्मूला. आप बस ये याद रखना कि लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 150 बाई V एंगस्ट्रॉम. यहाँ पे V क्या है? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हो जाता है 50 वोल्ट इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. तो ये हो जाता है अंडर रूट 150 डिवाइडेड बाई 50. 5 cancel 5 3 which is equal to root 3 angstroms. So this is the particular wavelength associated with the moving electron. ठीक है, तो ये था आपका शॉर्टकट फॉर्मूला कि लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 150 बाई V. V इज द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, और इसके बाद जो आंसर आपको मिलेगा ये आंसर होगा इन एंगस्ट्रॉम. ये याद रखना. ओके, क्लियर है? क्लियर है तो हम सब दो, फिर आगे बढ़ेंगे. दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, याद रखना, प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना. वैसे ही इन द केस ऑफ फोटोन के लिए वो हो जाएगा 0.286 डिवाइड बाय अंडर रूट V नॉट एंगस्ट्रॉम्स. ठीक है, वैसे ही एक ड्यूट्रॉन के लिए ये हो जाएगा 0.202 डिवाइड बाय अंडर रूट V नॉट एंगस्ट्रॉम्स. ओके, वैसे ही अल्फा पार्टिकल के लिए ये हो जाएगा दिस विल बिकम 0.101 डिवाइड बाय अंडर रूट V नॉट एंगस्ट्रॉम.
चाहे तो आप इन तीनों को याद रख सकते हो इन ऑर्डर टू सॉल्व दी क्वेश्चंस क्विकली, या फिर आप इस फॉर्मूला को याद रख लो, लेकिन प्लीज इस फॉर्मूला को ज़रूर याद रखना, ठीक है, भूलना मत इसे। दिस इज वन शॉर्टकट फॉर्मूला, दिस इज नेक्स्ट शॉर्टकट फॉर्मूला, ये एक और शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये एक और शॉर्टकट फॉर्मूला है, एंड दिस इज द एक्चुअल मेन फॉर्मूला, द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये वाला है। लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ मास इनटू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द पर्टिकुलर पार्टिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना इतना? कुछ दिमाग के ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? ठीक है, आगे बढ़े। ओके ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, और ये जो न्यूट्रॉन है इट इज अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये चीज़ है आपके 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक के ऊपर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला चैप्टर था ना, उसके अंदर हमने पढ़ा था थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, जो कि शुभ्रभ्या संभाल रहे 11th स्टैंडर्ड की फिजिक्स। वो भी एक काफ़ी अच्छे टीचर है, इज अ वेरी गुड टीचर, ठीक है, आप उनसे 11th फिजिक्स भी ज़रूर पढ़ना। ओके, तो मान लेते कि मेरा न्यूट्रॉन या फिर मेरा एक पर्टिकुलर पार्टिकल जो है, लेट्स अज्यूम इट टू बी सम एटम, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि मेरा एटम जो है इट इज अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो इन दैट केस उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी, थर्मल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, जो कि हो जाता है 3/2 kT। अब यहाँ पे k क्या था? k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल्स पर कूलम, जूल्स पर केल्विन, सॉरी कूलम नहीं केल्विन होता है, ठीक है। दिस इज द थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर एटम, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर पार्टिकल 3/2 इंटू k इंटू टी। यहाँ पे जो t है इट इज इन केल्विन, हमेशा याद रखना। t इज द टेम्परेचर विच इज पुट इन केल्विन एंड k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट विच इज 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। ओके, आगे बढ़े। चलिए मूव अहेड, थम्स अप दो फिर आगे बढ़ेंगे। ओके ठीक है, मान लेते कि मेरे पास एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन मेरा एक मोनो एटॉमिक पार्टिकल होता है। मोनो एटॉमिक पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 3 होता है। इस पूरे फॉर्मूला को अगर मुझे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो फिर मैं लिख दूंगा कि एनर्जी इज इक्वल टू F/2 kT। K is Boltzmann constant, T is the absolute temperature in Kelvin, F is the degree of freedom। मोनोएटॉमिक पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, डाई एटॉमिक पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5, ट्राई एटॉमिक पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6। ये 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स, ठीक है, ये भूलना मत। ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th पे फोकस करें और 11th भूल जाओ तुम, ऐसा मत करना, ठीक है। ट्राई टू मेंटेन अ गुड बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ओके, ठीक है। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू F/2 इंटू के टी। सिंस हमारा न्यूट्रॉन एक मोनो एटॉमिक पार्टिकल होता है तो फिर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाता है, तो फिर उसका एनर्जी इज 3/2 kT। ओके, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसका वैल्यू इज 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। ओके, तो फिर लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ मास इनटू एनर्जी, जो कि हमने यहाँ पे डिराइव भी किया था, ये वाला फॉर्मूला। एक सेकेंड, कहाँ गया? ये वाला फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे वापस लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो एनर्जी है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। प्रीवियसली जो हमने कैलकुलेट किया था इट वाज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पर एनर्जी के बदले हम लोग थर्मल एनर्जी पुट करेंगे, जो कि हो जाएगा F/2 इंटू के टी। सिंस हम लोग एक मोनो एटॉमिक पार्टिकल को लेंगे विच कैन बी एन इलेक्ट्रॉन और अ न्यूट्रॉन और अ प्रोटॉन, इन दैट सिचुएशन एनर्जी विल बी 3/2 इंटू के टी। तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी के बदले 3/2 kT सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा h/√2 टाइम्स ऑफ मास इंटू 3/2 kT। तो 2 and 2 कैंसल आउट हो जाएंगे और जो फॉर्मूला बचेगा दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाय √3 टाइम्स ऑफ mkt। दिस इज द फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज द वेवलेंथ। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मूला के बेसिस पर आएगा। जो चीज़ आपको याद रखना है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेम्परेचर, इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। इसके ऊपर 3 PYQs ऑलरेडी आ चुके हैं, सेम क्वेश्चन है। de Broglie's wavelength is it is either directly proportional to temperature, or it is inversely proportional to temperature, or it is directly proportional to the square root of temperature,
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। यही 4 ऑप्शन है। तीन बार PYQ में आ चुका है ये क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, और इसका आंसर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेम्परेचर। टेम्परेचर इज इन केल्विन, याद रखना। ओके, आगे बढ़े। आगे से इतना क्लियर है ना, फिर आगे बढ़े। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखते कि क्या सच में हमें समझ में आया टॉपिक या नहीं। ओके, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन देखो। an electron with initial velocity v is equal to v naught I cap, यानी कि v naught is the velocity of the particular electron along the x axis, ठीक है। entered into an electric field E is equal to E naught I cap, electric field is also along the x axis, okay, at time is equal to 0, ठीक है। initially de Broglie's wavelength is lambda naught, find the de Broglie's wavelength after t seconds। ये क्वेश्चन दिया गया है। पहले क्वेश्चन को समझते कि क्वेश्चन में क्या दिया गया। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन हो जाता है। मान लो ये एक्स एक्सिस है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v0, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट आल्सो एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस इटसेल्फ व्हिच इज E इज इक्वल टू E नॉट इनटू I कैप, ठीक है। और क्वेश्चन में ये दिया गया कि एट t इज इक्वल टू 0, यानी कि व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एंटर करता है विद द वेलोसिटी ऑफ v0 इनटू v0 I कैप, ठीक है। Initial de Broglie's wavelength is lambda naught. Find the de Broglie's wavelength after t seconds. यानी कि initially when time is equal to 0 seconds, तब de Broglie's wavelength is lambda naught, ठीक है। और t सेकेंड के बाद de Broglie wavelength क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें, ठीक है। तो देख, de Broglie का वेवलेंथ इनिशियली क्या दिया गया, लैम्डा नॉट विच इज इक्वल टू h by mv, ठीक है। mv क्या था, mv ऑफ द सेंस ऑफ मोमेंटम। v naught is the initial velocity, since lambda naught is the initial de Broglie's wavelength, तो फिर हमें initial velocity ही पुट करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा lambda naught is equal to h by under root m v naught, ठीक है। तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ओके। तो अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। सिंस हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा, बिल्कुल सही। तो वो फोर्स हो जाएगा E इंटू ई नॉट, which is nothing but q into electric field। q is the charge and electric field का E आ जाता है। तो force is equal to E into E naught, force is also equal to mass into acceleration। तो फिर यहाँ से acceleration हो जाता है charge of an electron into electric field divided by mass of the electron। So this is my acceleration of the particular charge particle which is my electron, ठीक है, ओके, ठीक है। तो t सेकेंड्स के बाद क्या होगा, t सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी तो चेंज होगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, इसका मतलब कॉन्स्टेंटली उसका जो स्पीड है वो बढ़ते जा रहा है। तो फिर t सेकेंड के बाद अगर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो मैं यूज करूंगा v इज इक्वल टू u प्लस at, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, u क्या था यहाँ पे, v नॉट विच इज द इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिल जाएगा v नॉट प्लस e इंटू ई नॉट डिवाइड बाई m इंटू टी, ठीक है। तो फिर यहाँ से वेलोसिटी इज इक्वल टू v नॉट इंटू 1 प्लस e इंटू ई नॉट डिवाइड बाई m v नॉट इंटू टी, ठीक है। क्लियर है। मैंने क्या किया, मैंने v नॉट को कॉमन ले लिया, यहाँ से v नॉट को कॉमन लेके मैंने बाहर ले लिया। तो फिर इट बिकम्स v इज इक्वल टू v नॉट इंटू 1 प्लस e इंटू ई नॉट डिवाइड बाई m इंटू v नॉट इंटू टी। टी इज ओवर योर टाइम, ठीक है, विच इज t सेकेंड्स के बाद। तो फिर ये हो गया उसका फाइनल वेलोसिटी। तो फिर उसका जो न्यू वेवलेंथ होगा, सेकंड डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ, इट विल बी इक्वल टू h by mv। v क्या, v इज द करंट वेलोसिटी, जो कि ये वाला वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी आप यहाँ पे पुट कर दो, आपको नया वाला डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा h डिवाइड बाई एम बी नॉट इंटू 1 प्लस e इंटू ई नॉट डिवाइड बाई एम बी नॉट इंटू टी। ये पूरा चीज़ क्या है, दिस इज नथिंग बट दी करंट वेलोसिटी, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। इस पूरी चीज़ को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर मेरा फाइनल आंसर हो जाता है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट डिवाइडेड बाई, सॉरी नॉट अंडर रूट, lambda naught divided by 1 plus e into e divided by m v naught into time। so this is my final answer। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन? क्वेश्चन सिंपल था। उन्होंने इनिशियल डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ दिया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि फाइनल डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ कैलकुलेट करो। इनिशियल डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ के लिए मुझे चाहिए प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट वैल्यू, मास जो कि कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी। वैसे ही मुझे फाइनल डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ के लिए मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए था,
जिसके लिए मैंने सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, उसके बाद मैंने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट किया, उसके बाद मैंने बस उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और फिर मुझे आंसर मिल गया। ठीक है, व्हाट इज लैम्डा नॉट? लैम्डा नॉट इज द इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया ना लैम्डा नॉट। देखो लुक एट दिस क्वेश्चन, एक सेकेंड। इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट। हियर लैम्डा नॉट दिया गया ना। Robin, is it clear? Initial de Broglie wavelength is given as lambda naught. Okay. Initial de Broglie wavelength is lambda naught and final wavelength is lambda, जो कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है. Okay. क्वेश्चन क्लियर है? आगे बढ़े. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. We'll move on to the second part of the chapter, which is photoelectric effect. ठीक है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस इफेक्ट में होता क्या है. देखो, इस पर्टिकुलर इफेक्ट या फिर एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास एक मेटल पीस रहता है. ठीक है, जिसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट भी कहते हैं. ठीक है, ये जो प्लेट है दिस इज मेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक मटेरियल, जो कि हो जाता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीशियम. ठीक है, तो इन मटेरियल से बनता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट. ठीक है, जैसे ही हम लोग इसके ऊपर एक फोटोन को स्ट्राइक करते हैं ना, जैसे ही इसके ऊपर एक फोटोन स्ट्राइक करता है या फिर लाइट जब इसके ऊपर स्ट्राइक करता है तो फिर इस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं. तो दिस वाज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट. हुआ क्या, प्लेट है मेरे पास एक मान लो सोर्स ऑफ लाइट है. यहाँ पे ये क्या सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो दिस इज माई पर्टिकुलर सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, फिर जैसे ही मैं इस लाइट के सोर्स को ऑन करता हूँ, यहाँ पे दबा के यहाँ से फोटॉन्स निकलते हैं. फोटॉन्स आके इस प्लेट को स्ट्राइक करते हैं. इंस्टेंटली जैसे ही आके फोटॉन स्ट्राइक किया वैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता था. अब ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा. कुछ सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन निकलता था, कुछ में नहीं निकलता था. तो इट डिपेंड्स क्या क्या कंडीशन थे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो दिस वॉज द बेसिक एक्सपेरिमेंट. सबको समझ में आ गया? एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ गया ना. फिर आगे बढ़े टुवर्ड्स फॉर्मूला एंड अदर रिमेनिंग थिंग्स. हम लोग दे दो अगर समझ में आ गया, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. ओके ठीक है, थम्स अप मिल गया. ठीक है, तो अब देखते कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या थ्योरी है, क्या फॉर्मूला है, वो सब हम लोग देख लेते हैं. ओके, तो देखो, जैसे यहाँ से एक फोटोन आके स्ट्राइक करता है, फोटोन का एनर्जी होता है h इंटू म्यू. एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन. जैसे ही फोटोन यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो फिर हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा. ठीक है, हो सकता है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ही होगा, हो सकता है. ठीक है, तो फिर देखो, पॉइंट नंबर 1, दिस प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस. अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो फिर वो इंस्टेंटली इजेक्ट होता है. इसका मतलब क्या है, मान लो ये प्लेट है, यहाँ से ऐसे आके फोटोन यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो इंस्टेंटली निकलेगा, कोई भी टाइम लैग नहीं रहेगा दोनों के बीच में. दैट इज पॉइंट नंबर 1. ठीक है, पॉइंट नंबर 2, वन फोटोन विल जनरली गिव अस वन इलेक्ट्रॉन ओनली. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो फिर एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, एक फोटोन दो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा. ठीक है, ये याद रखना. ठीक है, next point to remember, number of photons incident is greater than or equal to the number of electrons ejected. इसका मतलब क्या है, number of photons incident is equal to or greater than the number of electrons ejected. इसका मतलब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि ये क्यों इजेक्ट होता है, तब आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है. अभी के लिए बस इतना याद रखना. ठीक है, दिस प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस. one photon will give you one electron is ejected only. Number of photons incident is greater than or equal to number of electrons ejected. ओके, तो ये 3 पॉइंट्स याद रखने थे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो अब ये क्यों होता था ये इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं बताता हूँ. ठीक है, हाँ जी. तो मान लो दिस इज माई पर्टिकुलर प्लेट ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल. ठीक है, मान लो दिस इज लिथियम का प्लेट. ओके, ठीक है, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ एक सेकेंड. हाँ जी, तो ये मेरा लिथियम का प्लेट है. ठीक है, तो फिर यहाँ से मेरे पास एक फोटोन आता है जो कि यहाँ पे स्ट्राइक करता है. सिंस ये लिथियम का प्लेट है तो फिर यहाँ पे लिथियम के एटम्स भी होंगे. लिथियम के एटम्स है तो फिर इसके अंदर शेल्स भी होंगे. एटम्स के अंदर शेल है तो फिर लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. ठीक है,
जैसे ही आके ये फोटोन यहाँ पे स्ट्राइक करता है विद अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो फिर फोटोन के पास एनर्जी होगा विच इज एच म्यू। जैसे ही वो यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा इस मटेरियल के ऊपर, तो फिर जो भी एटम होगा ना लिथियम का, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है। ठीक है, मान लेते कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। ठीक है, तो फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो फिर इट इज जनरली दी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन विच इज इजेक्टेड। ठीक है, एक और चीज जो आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक एटम नहीं है, यहाँ पे हजारों एटम है। यहाँ पे एटम 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 मतलब हजारों लाखों एटम्स यहाँ पे। ठीक है, यानी कि हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन्स भी है लिथियम के यहाँ पे। तो फिर जैसे एक फोटोन आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा ना, वो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने का ताकत रखता है। देखो, अब यहाँ से फोटोन आया, स्ट्राइक किया, तो फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया मान लेते हैं। तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है ना, तो फिर इसके अंदर तीन पॉसिबिलिटी होते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर वन, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही ना हो, दिस इज पॉसिबिलिटी नंबर वन। ठीक है, मान लो कि इस फोटोन के पास है 5 जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रॉन है इसे चाहिए 7 जूल ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट आउट फ्रॉम हियर। ठीक है, अगर इस फोटोन के पास 5 जूल ऑफ एनर्जी है, तो फिर वो यहाँ पे आके इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा। तो फिर ये अपना पूरा एनर्जी विच इज 5 जूल इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो फिर क्या अब ये 5 जूल ऑफ एनर्जी वेस्ट हो गया? नहीं। एक चीज याद रखना कि यहाँ पे काफी सारे लेयर्स है इस मटेरियल के। तो फिर नीचे जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन को 5 जूल ऑफ एनर्जी मिल गया, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन 5 जूल ऑफ एनर्जी यूज करेगा ऊपर आने की कोशिश में, ये यूज कर लेगा 5 जूल ऑफ एनर्जी। तो फिर वो यहाँ पे आके कहीं पे फंस जाएगा। मान लो कि मेरे इनकमिंग फोटोन के पास 7 जूल ऑफ एनर्जी है और इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए मटेरियल से 7 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए। तो फिर फोटोन यहाँ पे आके स्ट्राइक करता है, तो फिर ये अपना 7 जूल ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है कि ले भाई 7 जूल ऑफ एनर्जी। तो फिर इस इलेक्ट्रॉन के पास 7 जूल ऑफ एनर्जी आ गया। तो फिर 7 जूल ऑफ एनर्जी इसके लिए काफ़ी है ताकि ये इस मटेरियल से इजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो फिर ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल से इजेक्ट हो जाता है बाहर की ओर। तो फिर इसी रीजन के वजह से एक एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। ठीक है, प्राची कह रही है रिपीट करना है। ओके प्राची, वेट आई रिपीट, मैं रिपीट करता हूँ, रुको वापस ड्रॉ कर देता हूँ एंड वापस रिपीट भी कर देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है प्राची, तो ध्यान से देखना। ठीक है, मान लो दिस इज माई फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट जो कि बना है, लेट्स टेक इट ऑफ सोडियम। ठीक है, इस पर सोडियम लेते हैं। तो ये प्लेट बना है सोडियम के मटेरियल से। ठीक है, आज का टेस्ट कैसे थे? ऐप में शो नहीं हो रहा है। फातिमा, आई डू वन थिंग, मैं आदित्य भैया और लक्ष्य भैया को इन्फॉर्म कर देता हूँ आपके डाउट के बारे में कि टेस्ट शो नहीं हो रहा है, वो लोग कुछ कर देंगे। ठीक है ना? आई जस्ट इन्फॉर्म दी अथॉरिटीज़। मैं आदित्य भैया और लक्ष्य भैया दोनों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि टेस्ट शो नहीं हो रहा है, कुछ देर के अंदर ये रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई गेस क्लास के बाद तुरंत ये रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक। ठीक है प्राची, अब ध्यान से देखना। मान लेते कि ये मटेरियल सोडियम का बना हुआ है। ठीक है, ओके एवरीवन, आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। एक सेकेंड, नो मटेरियल AI बैच ट्राई की थी, वो भी नहीं शो हो रहा है। ओके फातिमा, मैं आपके सारे डाउट्स कंसर्न अथॉरिटी को बता दूंगा। मैं आदित्य भैया को इन्फॉर्म कर दूंगा आपके डाउट के बारे में। एंड आपका नाम है फातिमा? ठीक है, आई विल इन्फॉर्म देम, डोंट वरी, टेंशन मत लेना। आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, क्लास के बाद मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा एंड योर इशू विल बी रिजॉल्व, तो डोंट बी वरी। ओके, ठीक है फातिमा, आई विल इन्फॉर्म देम, डोंट वरी। ओके गाइस, तो यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, मान लेते कि ये जो प्लेट है दिस इज मेड अप ऑफ सोडियम। ठीक है, ये मेरा सोडियम का प्लेट है। तो फिर एक पर्टिकुलर फोटोन यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है इस सोडियम के प्लेट के ऊपर। ठीक है, प्लेट कैसे दिखाऊं? ठीक है, मान लो कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ सोडियम का प्लेट। ठीक है, तो फिर यहाँ से फोटोन आके ऐसे स्ट्राइक करता है इस प्लेट के ऊपर। यहाँ से फोटोन आ रहा है और वो ऐसे स्ट्राइक करता है इस प्लेट के ऊपर। तो फिर हो क्या रहा है, फोटोन के पास जब फोटोन मूव करता है उसके पास एक एनर्जी होता है विच इज एच म्यू। ठीक है, तो इस फोटोन के पास एनर्जी इज एच म्यू। ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट, ठीक है, अभी अभी के लिए अज्यूम करते हैं कि इसके पास एनर्जी एच म्यू है। ठीक है, तो फिर वो आके यहाँ पर इस सोडियम के प्लेट के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। अब सोडियम का प्लेट है तो फिर सोडियम के प्लेट के अंदर सोडियम के एटम्स रहेंगे। सिंस सोडियम के एटम्स है तो फिर सोडियम के शेल्स भी रहेंगे। सिंस सोडियम के शेल्स है तो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, है ना? तो फिर इस प्लेट के अंदर सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट था जिसमें एक फोटोन आके स्ट्राइक करता था और एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता था। क्यों होता था इजेक्ट, मैं बताता हूँ। इस फोटोन के पास एनर्जी एच म्यू, मान लेते कि ये एनर्जी है 5 जूल का एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मान लेते कि ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। लेट्स अज्यूम कि इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए मटेरियल से 5 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए। इसका मतलब क्या है, अब ये पर्टिकुलर प्लेट थिक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है नीचे की ओर, ठीक है, और ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है ऊपर की ओर। लैग हो रहा है क्या, इज इट लैगिंग? मुझे तो लैग लग नहीं रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। गाइस क्या लैग हो रहा है? इज इट लैगिंग गाइस, बताओ। सही है, ओके ठीक है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कमिंग बैक, ठीक है। मान लो दिस इज माई प्लेट, ठीक है। तो फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है सोडियम के, इलेक्ट्रॉन्स नीचे भी है, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भी है, ठीक है, मानते हो ना? कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर होंगे, ओके ठीक है। तो फिर ये मेरा प्लेट है जहाँ पर नीचे भी इलेक्ट्रॉन है, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है, बीच में भी इलेक्ट्रॉन है, तो फिर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि फोटोन आके यहाँ पे स्ट्राइक करता है इस प्लेट के ऊपर। फोटोन के पास एनर्जी है 5 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। मान लो कि ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन है इसे अगर मैं 5 जूल ऑफ एनर्जी दूंगा ना, तो फिर ये अपने न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना उसे छोड़कर बाहर निकल जाएगा। क्यों? अगर ये मेरा सोडियम का एटम है तो फिर ये तो मेरा न्यूक्लियस हो गया, ये मेरा इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो फिर वो इस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं 5 जूल ऑफ एनर्जी दूंगा इस चीज़ को, इस इलेक्ट्रॉन को, तो फिर वो इस फोर्स को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो फिर वही चीज़ अगर मैं इस ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को 5 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कर दूं, कैसे? थ्रू दिस फोटोन। ये फोटोन आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा और अपना 5 जूल ऑफ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन के पास 5 जूल ऑफ एनर्जी मिलेगा तो फिर वो बोलेगा न्यूक्लियस तेरा फोर्स मेरे ऊपर काम नहीं कर सकता, अब मैं बाहर जा रहा हूँ। तो फिर वो उस 5 जूल ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज करेगा इस मटेरियल से बाहर इजेक्ट होने के लिए। तो फिर वो यहाँ से इजेक्ट हो जाता है। तो फिर इन दिस केस एन इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड। इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर है? आगे बढ़े, और भी एक्सप्लेनेशन है, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। इतना क्लियर है ना? गिव मी सम साइन कि हाँ समझ में आया या फिर नहीं आया, कुछ तो बताओ। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ओके। तो अब सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन क्या है? मैंने कहा था कि हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि हो सकता है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि कभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही ना हो? बिल्कुल हो सकता है। वो सिचुएशन क्या है अब वो देखते हैं, ठीक है। देखो, सेम चीज़ में मैंने कहा था कि इस प्लेट के अंदर नीचे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, बीच में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। मान लो कि मेरे पास जो फोटोन है ये यहाँ पे आके स्ट्राइक करता है, ठीक है, और इसके पास है 5 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है, ओके। और मान लो नीचे जो इलेक्ट्रॉन है इसे इजेक्ट आउट होने के लिए 7 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है। अगर मैं नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को 7 जूल ऑफ एनर्जी दूंगा तो फिर वो यहाँ से ऊपर आएगा और फिर यहाँ से इजेक्ट आउट हो जाएगा, ठीक है, मटेरियल से वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन इस फोटोन के पास है 5 जूल ऑफ एनर्जी। मान लेते हैं कि ये 5 जूल ऑफ एनर्जी वो इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है स्ट्राइक करने के बाद, ठीक है। तो फिर अब इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए 7 जूल ऑफ एनर्जी बाहर निकले, तो फिर क्या ये 5 जूल ऑफ एनर्जी वेस्ट हो गया? बिल्कुल भी नहीं। ये 5 जूल ऑफ एनर्जी ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन यूज करेगा बाकी सारे इलेक्ट्रॉन के रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके ऊपर की ओर आने में। तो फिर इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन नीचे था ये अपने 5 जूल ऑफ एनर्जी को यूज करेगा और वो धीरे धीरे ऊपर आते रहेगा। अब वो ऊपर की ओर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन नीचे था यहाँ पे, अब वो ऊपर की ओर यहाँ पे आके फंस जाएगा। अब अगर मैं इसको एडिशनल 2 जूल ऑफ एनर्जी दूंगा विच मेक्स इट अप टू 7 जूल ऑफ एनर्जी, तब वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? अब समझ में आया? क्लियर है? तो फिर दिस वाज द रीजन क्यों मैं कह रहा था कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ना इजेक्ट हो, ठीक है। तो दीज वर द टू पॉसिबिलिटीज। तो फिर वापस से कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है। आई गिव फ्यू माय एग्जांपल, ओके। मान लो दिस माय प्लेट ऑफ लिथियम, यहाँ पे कुछ एक इलेक्ट्रॉन है, इसको इजेक्ट आउट होने के लिए चाहिए 11 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे फोटोन आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा और इसके पास 11 जूल ऑफ एनर्जी है। क्या ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? बताओ। Will this electron be ejected if a photon whose energy is of 11 joule comes and strikes the electron जिसके पास अगर 11 जूल ऑफ एनर्जी, तो फिर वो इजेक्ट आउट हो जाएगा। बेसिक नॉलेज है, ठीक है।
लेकिन क्या चीज़ याद रखना है, इट विल बी इजेक्टेड आउट विदाउट एनी एडिशनल एनर्जी। क्यों एडिशनल एनर्जी नहीं होगा? 11 जूल ऑफ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए अपने अट्रैक्टिव फोर्स को छोड़ के बाहर आने में। तो फिर मैं जो 11 जूल ऑफ एनर्जी दे रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली उसे यूज कर लेगा बाहर आने के लिए, ठीक है। अब अगर इस फोटोन के पास 12 जूल ऑफ एनर्जी मैं दे दूँ तो क्या होगा? क्या अभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? बताओ। अगर इस फोटोन के पास 12 जूल ऑफ एनर्जी है, क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? बताओ ये मुझे, हाँ या ना, बस ये इतना बता दो। इजेक्ट होगा या नहीं होगा? बता दो। हाँ, इजेक्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। इन दिस सिचुएशन ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड। लेकिन कैच क्या है, इस पॉइंट पर 11 जूल ऑफ एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन यूज करेगा बाहर आने में, तो फिर यहां तक आने में इसने 11 जूल ऑफ एनर्जी यूज कर लिया। लेकिन मैंने तो इसे दिया 12 जूल ऑफ एनर्जी, यानी कि 1 जूल ऑफ एडिशनल एनर्जी है इसके पास। अब ये जो एडिशनल एनर्जी है ना 1 जूल का, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो फिर ये एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन यूज करेगा मूव करने के लिए। यहाँ से वो ऐसे इजेक्ट होकर, एक सेकेंड, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को 12 जूल ऑफ एनर्जी मिलेगा, ये नीचे से ऊपर आएगा, ऊपर से बाहर इजेक्ट होगा और बाहर आके ये काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेगा बाहर। किस एनर्जी के साथ मूव करेगा? दी एडिशनल एनर्जी जो बच गया है, ठीक है। कितना एनर्जी बच गया? 1 जूल ऑफ एनर्जी एडिशनल था इसके पास। तो फिर ये 1 जूल ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो गया टू काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन यूज करता है टू मूव अराउंड। ओके, समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप दे दो। दिस वाज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इतना ही था, सिंपल था। सबके थम्स अप चाहिए मुझे। क्लियर है? ओके ठीक है, सबके थम्स अप। ओके ठीक है। तो फिर अब हमने पढ़े 3 पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी नंबर 1, इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजेक्टेड, ठीक है। पॉसिबिलिटी नंबर 2, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी। पॉसिबिलिटी नंबर 3, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पॉसिबिलिटी नंबर 3 कब होता है? जब फोटोन के पास एडिशनल एनर्जी हो कंपेयर टू दैट रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। पॉसिबिलिटी नंबर 2 कब होता है? जब एनर्जी कैरिड बाय द फोटोन इज इक्वल टू द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट इटसेल्फ। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कब होता है? व्हेन energy carried by the photon is lesser than the energy required by the electron to overcome the repulsive force among itself। ठीक है, ओके। तो अब कुछ बेसिक टर्म्स है। एक सेकंड, वो टर्म्स क्या यहाँ पे लिखना है? एक सेकंड देना गाइस, जस्ट चेक यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर है, ओके ओके ठीक है। तो दैट वाज द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आई गेस अब आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स एन एक्सपेरिमेंट विच वाज डन विथ रेस्पेक्ट टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फिर सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझ लेते क्या था। तो देखो, हमारे पास यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब था, ठीक है, जो कि इवैक्यूएटेड था। यहाँ पे एक होल था हमारे पास, मार्क रखा है, ठीक है। यहाँ पे दिस इज माई सोर्स ऑफ एनर्जी, जहाँ से फोटोन्स आते हैं, ठीक है। दिस इज माई सोर्स ऑफ एनर्जी, जहाँ से फोटोन्स यहाँ से एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड था हमारे पास, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रोड था हमारे पास। इस पूरे सेक्शन पर ध्यान में देना, ठीक है। इस पूरे सेक्शन को निगलेक्ट कर दो, पहले सेटअप को समझो, ठीक है। तो दिस वॉज माई ग्लास ट्यूब, जिसके अंदर यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड था, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रोड था। दिस वॉज माई एनोड, दिस वॉज माई कैथोड। कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, ओके। दिस वॉज माई बेसिक सेटअप। लेकिन जैसे मैं इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करूंगा ना, तो फिर यहाँ पर एनोड और कैथोड पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। दे आर अनचार्ज, दे आर जस्ट न्यूट्रल इलेक्ट्रोड्स, दैट्स इट, ओके। तो फिर इनिशियल सेटअप में मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू फोटॉन्स आते हैं, एक ग्लास ट्यूब है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स मेरे पास। लेबल नहीं किया गया कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड न्यूट्रल है, ओके, बोथ इलेक्ट्रोड्स आर न्यूट्रल। तो अब मैं क्या करूँ, ध्यान से सुनना एक्सपेरिमेंट, ठीक। छोटा सा स्टोरी जैसा ही है, समझ लेना इसे, ठीक है, सिंपल है। देखो, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इनिशियली जब ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रोड है, ये भी एक नॉर्मल इलेक्ट्रोड है, कोई कैथोड कोई एनोड नहीं है, ठीक है। यहाँ से ये हो गया मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी, जहाँ से फोटॉन्स आ रहे हैं। फोटॉन्स जैसे ही इस इलेक्ट्रोड को स्ट्राइक करेंगे, दिस इज अ मेटल सरफेस,
यानी कि फोटॉन यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है सारे इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स दिस प्लेट। ओके, इस प्लेट की ओर सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड बन जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा समझ लो कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैफिक जाम हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो फिर यहाँ पर अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए तो फिर यहाँ से तो फोटॉन्स अभी भी आ रहे हैं, यहाँ से अभी भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं ना, इनको यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत हो रहा है। क्यों हो रहा है दिक्कत? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा है। तो फिर अब जो न्यूली इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं इन्हें यहाँ तक पहुँचने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ा ट्रैफिक जैसे इनको फील हो रहा है, कंजस्टेड फील हो रहा है इनको। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली जो इलेक्ट्रॉन थे वो लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए। अब मैं क्या करूँगा, देखो, अब अगर मुझे इस न्यूली इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है तो फिर अब मैं यहाँ पे चार्ज इंट्रोड्यूस कर दूंगा। कैसे? मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इस वायर को लूँगा, यहाँ से इस वायर को लूँगा इस इलेक्ट्रोड से, और यहाँ पे एक सेल डाल दूंगा। ठीक है, ये मेरा सेल आ गया, ये हो गया सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया सेल का नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो ये मेरा सेल हो गया यहाँ पे। क्लियर है इतना? ठीक है, तो फिर सिंस अब क्या हो गया, अब यहाँ पे चार्ज आ गया, तो फिर यहाँ से जो थे इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट आउट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से तो फोटॉन्स अभी भी आ रहे हैं, यहाँ से फोटोन ऐसे आ रहे हैं, तो फिर यहाँ से फोटोन आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्रैफिक जाम लगा था, लेकिन अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है न्यू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, तो फिर इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हूँ इस तरफ। ठीक है, तो फिर अब मैंने क्या किया, तो इन ऑर्डर टू बीट द ट्रैफिक ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच वाज कॉज्ड ओवर हियर, मैंने चार्ज इंट्रोड्यूस किया ऑन द प्लेट्स। सिंस इलेक्ट्रॉन मेरा नेगेटिवली चार्ज था तो इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, जो कि यहाँ पे है मेरा पॉजिटिव प्लेट। ओके, ठीक है, इतना क्लियर है? दिस वाज द फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्सप्लेनेशन। क्लियर है इतना? क्लियर है तो थम्स अप दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कहूँगा, इस पर ध्यान देना। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फोटॉन्स अभी भी आ रहे हैं, यहाँ से फोटॉन्स अभी भी आ रहे हैं, यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ से ज़्यादा नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सैचुरेशन हो गया। इसका मतलब क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन्स मैं खींच सकता था मैंने खींच लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स खाली होते जा रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरते जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर इवेंचुअली ट्रैफिक बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, दे वर मूविंग विद अ सर्टेन स्पीड विद देम। क्यों? क्योंकि इस साइड से मैं पुल कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक पर्टिकुलर फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे थे। अब सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो फिर क्या मैं कह सकता हूँ कि चार्ज मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज होता है, तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि चार्ज मूव हो रहा था। सिंस चार्ज मूव हो रहा था तो फिर करंट फॉर्म होगा, हाँ या ना? मूविंग चार्ज लीड टू करंट। सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, तो फिर मेरा करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। इतना तो बेसिक है, करंट फ्लो होगा, ये तो समझ में आ गया ना? सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो फिर मेरा करंट भी फ्लो होगा। बेसिक सी बात है। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इनिशियली ये जो इलेक्ट्रोड था और ये वाला इलेक्ट्रोड दे वर अनचार्ज, तो फिर करंट जो है वो थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट मैं देखा कि करंट जो है वो काफ़ी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने इस इलेक्ट्रोड पर और इस इलेक्ट्रोड पर चार्जेस इंड्यूस कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ सेल। जैसे ही मैंने चार्ज लगाया तो फिर इलेक्ट्रॉन्स दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से मूव करने लग गए। सिंस ये लोग जल्दी से मूव करने लग गए तो फिर इनका स्पीड बढ़ गया, तो फिर रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज भी बढ़ गया। सिंस रेट बढ़ गया तो फिर करंट भी बढ़ गया। तो फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर ये जो करंट है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा और फिर वो सैचुरेट हो गया। क्यों कह रहा हूँ कि सैचुरेट हो गया? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का भीड़ लग गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स खाली हो गए। तो फिर अब चाहे जितने भी फोटॉन्स यहाँ पे स्ट्राइक होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो इजेक्ट ही नहीं होंगे। दो कारण की वजह से इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम बचे हैं। सेकेंड कारण क्या है, ट्रैफिक बढ़ गया इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो फिर इस पॉइंट पर जो करंट का
वैल्यू मुझे मिल रहा है इसके ऊपर मैं नहीं जा सकता हूँ, दिस इज माई मैक्सिमम वैल्यू, जिसे मैं सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट भी कहता हूँ। ओके, इतना क्लियर है? तो दिस इज माई सैचुरेशन करंट का वैल्यू। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखना मैं क्या करूँगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैफिक बढ़ गया, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ठीक है, और ये था मेरा पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस एनोड को कर दूंगा नेगेटिव, मैं जो पोल है ना इसे रिवर्स कर दूंगा। अब मैं सेल के नेगेटिव प्लेट को एनोड की ओर कनेक्ट कर दूंगा और पॉजिटिव प्लेट को कैथोड की ओर कनेक्ट कर दूंगा। तो फिर अब यहाँ पे आ गया नेगेटिव प्लेट, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव प्लेट, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठे थे, नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल करते, तो फिर सारे इलेक्ट्रॉन्स फट करके तुरंत रिपेल होके इस प्लेट की ओर भागेंगे, दे मूव टुवर्ड्स दिस प्लेट। और जो इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे थे इस डायरेक्शन में, ये आधे रास्ते में यू टर्न लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस हो गया, नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल करते हैं, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा था अब वो यू टर्न लेके इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो फिर यहाँ पर इनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था, फिर वो लो हुआ, यहाँ इस पॉइंट पर उनका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, मानते हो ना? इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी उनका जीरो हो गया, फिर से वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में बढ़ने लग गया। ठीक है, ये बेसिक था। तो अब क्या चीज़ आपको याद रखना है, द नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द एनोड फॉर विच the kinetic energy of even the fastest moving electron becomes zero is known as stopping potential। समझो ऐसे, समझो, रट्टा मत मारो, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूं, the negative potential on the anode for which the kinetic energy of the fastest moving electron also becomes zero is known as stopping potential। समझ में आया? समझ में आया क्या? Did you guys get it? क्लियर है? क्लियर है? तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर दो मेजर टर्म थे, वन वाज सैचुरेशन करंट एंड वन वाज स्टॉपिंग पोटेंशियल, बस दैट्स ऑल द एक्सपेरिमेंट वाज अबाउट। तो बस इतना ही था हमारा एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग थ्योरी की ओर बढ़ते कि थ्योरी में क्या क्या लिखा गया। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कैथोड को हम लोग एमिटर कहते थे, क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते थे, और हम लोग एनोड को कलेक्टर बोलते थे, क्यों? क्योंकि एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता था, इसीलिए। ठीक है, ठीक है। Point number one, potential difference between cathode and anode. The potential of anode is positive with respect to cathode. The electrons are accelerated towards the anode. As a result, the current is increasing and then becomes its maximum value. This maximum value of current is known as saturation current. ठीक है, तो पॉइंट नंबर वन। अब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो देखो, इनिशियली करंट मेरा जीरो था, फिर वो करंट धीरे 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 बढ़ते गया, उसके बाद वो अपने सैचुरेशन यानी कि पीक वैल्यू पर पहुंच गया, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया। तो फिर ये जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट कहूँगा। ओके, और ये हो जाएगा मेरा ग्रोथ वाला पार्ट, जहाँ पर करंट जो है वो बढ़ते जा रहा है। ओके, समझ में आ गया? एंड दिस एक्स एक्सिस पर मेरे पास है पोटेंशियल एंड वाई एक्सिस पर मेरे पास है करंट। ओके, आगे बढ़े। तो ये था हमारा ग्राफ, सिंपल ग्राफ था। ठीक है, पॉइंट नंबर टू, द पोटेंशियल ऑफ द एनोड इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड। सेकंड सिचुएशन में जहाँ पर मैं पोलैरिटीज को रिवर्स कर देता हूँ, उसके बाद क्या होता था, द पोटेंशियल ऑफ एनोड इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। The electron is unable to reach the anode. क्यों? Because negative and negative repel each other. Okay. At a particular potential, the current becomes zero. Such a potential is known as stopping potential. अब करंट क्यों जीरो होता था? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जीरो हो जाता था। सिंस इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं हो रहा है तो फिर करंट ही नहीं है। करंट क्या होता है? मूविंग चार्जेस। अगर चार्ज मूव ही नहीं कर रहा है, अगर उसके पास काइनेटिक एनर्जी ही नहीं है, तो फिर करंट जीरो हो जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, एट अ पर्टिकुलर पोटेंशियल on the anode, which is the negative potential of the anode, the current becomes zero. Such a potential is known as stopping potential. Okay, it is the negative potential on the anode for which the kinetic energy of even the fastest moving electron becomes zero. इस ग्राफ को अगर मैं ठीक से ड्रॉ करूंगा तो देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरा नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द एनोड फॉर विच करंट बिकम जीरो।
फिर यहाँ पर अगर मैं वाई एक्सिस पर करंट ले लूँगा और एक्स एक्सिस पर मैं वोल्टेज ले लूँगा, तो फिर यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वोल्टेज ज़ीरो है, सॉरी करंट ज़ीरो हो जाता है, वाई एक्सिस का वैल्यू ज़ीरो है, एक्स एक्सिस का वैल्यू इज नेगेटिव, जो कि बिल्कुल सही है, इट इज द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो फिर यहाँ से जैसे ही मैं पोटेंशियल को धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा, मेरा करंट भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, फिर वो अपने सैचुरेशन वैल्यू पर पहुंच जाएगा, जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और यहाँ पे वो स्टेबल हो जाएगा। ये था ग्राफ, समझ में आ गया ग्राफ? ग्राफ समझ में आ गया तो थम्स अप दो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आई नीड एवरीबॉडी थम्स अप। इज इट क्लियर? समझ में आया? क्लियर है? स्टूडेंट्स बीच में क्लास छोड़ क्यों देते हो? बीच में क्लास एंड मत करो, ठीक है? प्लीज वॉच दी होल लेक्चर। अगर आप लोग डिनर करने जा रहे हो तो इट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज डोंट लीव इट जस्ट बिकॉज यू वांट टू रिलैक्स और एनीथिंग। ओके, स्क्रीन थोड़ी साइड करनी है, अब दिख रही है? एक सेकंड में, अब आई गेस क्लियर होगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसका वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है इसका, कैसे कैलकुलेट? देखो, मैंने कहा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पर्टिकुलर पोटेंशियल होता है जिसके ऊपर दी अपॉन विच दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो जीरो। मैं ये कह रहा हूँ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो है फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का भी जीरो हो जाता है। लेकिन मुझे ये भी पता है फ्रॉम पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज। लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और इस फॉर्मूला के बेसिस पर काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो फिर ये दोनों का वैल्यू जीरो रहना चाहिए। तो फिर क्या मैं कह सकता हूँ कि हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू वी क्यू? बिल्कुल सही। फिर वैसे ही हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव ई विथ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू नेगेटिव वी नॉट। नेगेटिव वी नॉट क्यों? क्योंकि मैंने डेफिनेशन में कहा नेगेटिव वी नॉट इज द नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द एनोड। तो यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएंगे, ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट। ठीक है, तो फिर यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि वी नॉट इज इक्वल टू हाफ इंटू एम बी स्क्वायर बाई ई। E is the charge of an electron. So this is the formula for stopping potential. समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े। So this is the formula of stopping potential. Okay. तो अब कुछ important terms related to stopping potential. Number one, intensity of light. Intensity क्या होता है? Intensity is energy per unit area per unit time. I is equal to E divided by A into T. A is area, T is time, E is energy. ठीक है, और एनर्जी होता है NHV डिवाइड बाई A इंटू टी। HV क्या है? HV इज द एनर्जी कैरिड बाय सिंगल फोटोन। मान लो मेरे पास काफ़ी सारे फोटोन है, मान लो मेरे पास n नंबर ऑफ फोटोन है, तो फिर टोटल एनर्जी हो जाता है NH न्यू। ठीक है, तो फिर इंटेंसिटी इज इक्वल टू NH न्यू डिवाइडेड बाई एरिया इंटू टाइम। ठीक है, तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो फिर यहाँ से आप देख सकते होगे कि जो इंटेंसिटी है, ठीक है, इंटेंसिटी इज नोवेयर डिपेंडेंट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब क्या? अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाते जाऊंगा तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस ग्राफ से देखते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस पर मेरे पास है करंट, एक्स एक्सिस पर मेरे पास है वोल्टेज। स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे वी नॉट है। अगर मैं इंटेंसिटी I1, I2 एंड I3 को ले लूँ, जहाँ पे I1 इज ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3, तो फिर तीनों इंटेंसिटीज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, देयर इज नो चेंज एट ऑल। देखा? तो ये ग्राफ प्लीज याद रखना। Point to be noted, stopping potential is not dependent on the intensity of light. ठीक है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोटो करंट। अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाऊंगा तो फिर मेरा करंट का वैल्यू बढ़ेगा। कैसे? I1 जिसका इंटेंसिटी सबसे मैक्स है, उसका करंट का वैल्यू सबसे मैक्सिमम है। I2 का I1 से छोटा है, जो कि ग्राफ से दिख रहा है, और I3 का जो इंटेंसिटी है दैट वाज द लोएस्ट, इसीलिए I3 का जो करंट का वैल्यू दैट इज आल्सो द लोएस्ट। सैचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट इज आल्सो द लोएस्ट। ठीक है, तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब देखो, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल। कैसे? ग्राफ से देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सैचुरेशन करंट, वो भी देख लेते हैं। मान लो इस ग्राफ के थ्रू मेरे पास तीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल V01, V02 एंड V03।
ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज से V03 इज ग्रेटर देन V02 इज ग्रेटर देन V01, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर V03 इज ग्रेटर देन V02 इज ग्रेटर देन V01 और मैंने कहा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जैसे ही अगर V03 इज ग्रेटर देन V02 एंड V01 तो फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ V03 इज आल्सो ग्रेटर देन V02 एंड V03, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड वन विच इज F3 इज ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन F1। अब ये क्यों होता है, देखो मुझे ये पता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी है तो फिर मुझे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, और जो एनर्जी इट इज इक्वल टू E इंटू V नॉट। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट विच इज पोटेंशियल, तो फिर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो वैसे ही यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू H म्यू। म्यू क्या है, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, तो फिर यहाँ से मैं कह सकता हूँ ना कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, तो फिर इवेंचुअली जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। नोट कर लिया, आगे बढ़े। और ये था मेरा ग्राफ जहाँ पे दिस इज F3, दिस इज F2, दिस इज F1 एंड F3 इज ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन F1। ठीक है, सिंपल ग्राफ था। तो नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब देखो सबसे पहले इक्वेशन को देखते हैं। रुको, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये मेरा फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है, ठीक है, जिसके ऊपर एक फोटोन आ रहा है, ठीक है, जिसके पास लेट्स से E इंटू V एनर्जी है, ठीक है, E इंटू म्यू एनर्जी, ठीक है। E म्यू इज द एनर्जी कैरिड बाय दिस फोटोन, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन है जो कि इजेक्ट हो रहा है और इस इलेक्ट्रॉन के पास एडिशनल एनर्जी है, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी इसके पास बच गया, तो फिर इसके पास एक अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी है। तो फिर इक्वेशन क्या कहता है, इक्वेशन कहता है H म्यू इज इक्वल टू H म्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, H इंटू म्यू नॉट। दिस इज ऑल्सो अ सर्टन फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन कौन सा एनर्जी, इसे हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर हम लोग इसे वर्क फंक्शन भी कहते हैं। वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट इटसेल्फ, ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट इटसेल्फ विद नो काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर मैं ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसे मैं वर्क फंक्शन कह रहा हूँ, अगर मैं इतना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दूंगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन अपने सर्फेस से बाहर आएगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा इसके पास, सिर्फ ये बाहर आएगा सर्फेस से, ये इजेक्ट नहीं होगा, इट विल कम आउटसाइड द सर्फेस विद जीरो एनर्जी, दैट्स ऑल, ठीक है। H इंटू म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या था, वर्क फंक्शन वॉज द मिनिमम एनर्जी जो कि होता है H म्यू नॉट। H into mu naught is the work function which is minimum energy required by the electron to eject itself, and mu naught is the threshold frequency which is the minimum amount of frequency required for the electron to eject itself। क्यों frequency minimum होगा, क्योंकि यहाँ पे H का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है ना, तो फिर क्या वेरी कर रहा है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है, तो फिर जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है उसे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मटेरियल। क्लियर है। एंड यहाँ पे जो H में दिस इज द एनर्जी कैरिड बाय द फोटोन। तो फिर इस इक्वेशन को ना थोड़ा डिकोड करते हैं। देखो ये इक्वेशन कह रहा है एनर्जी कैरिड बाय द फोटोन इज इक्वल टू मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट इटसेल्फ प्लस एडिशनल काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मेरे फोटोन के पास 11 जूल ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट इटसेल्फ इज 10 जूल्स, तो फिर 10 जूल्स तो वो यूज कर लेगा इजेक्ट होने में, एडिशनल 1 जूल उसके पास बच जाएगा काइनेटिक एनर्जी। इज दिस कंपाइलिंग विद द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान से देखो, इनपुट एनर्जी मेरा 11 जूल्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने यूज किया 10 जूल्स और 1 जूल उसने यूज किया इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो कि एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास 11 जूल ऑफ एनर्जी, यहाँ पे 10 + 1 11 जूल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लो कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है उसका वर्क फंक्शन इज ऑफ 12 जूल्स, ठीक है, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 12 जूल ऑफ एनर्जी फोटोन, यानी कि फोटोन के पास 12 जूल ऑफ एनर्जी है और इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए भी चाहिए 12 जूल ऑफ एनर्जी। तो फिर ये 12 जूल ऑफ एनर्जी यूज कर लेगा बाहर आने में और इसका काइनेटिक एनर्जी होगा 0, यानी कि इलेक्ट्रॉन विल जस्ट कम आउटसाइड द सर्फेस, इट विल नॉट मूव अराउंड, ठीक है, इट विल ओनली कम आउटसाइड द सर्फेस ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल।
और उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि वो अपना सारा एनर्जी यूज कर रहा है सरफेस से बाहर आने में। क्लियर है? तो थम्स अप दो। दिस वाज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। जिसको समझ में नहीं आया बताओ, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। जिसको समझ में नहीं आया मैं वापस बोल रहा हूँ, ओपनली बता दो समझ में नहीं आया, विच इज टोटली फाइन। अगर समझ में नहीं है मैं वापस बता दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है हमारे पास। क्लियर है? तो फिर देख लेते क्या क्या लिखा है। वर्क फंक्शन W naught is equal to H mu naught. Mu naught is the threshold frequency, which is the minimum frequency required for the electron to eject itself out. ठीक है? And H mu naught is the work function, which is minimum energy required by the electron to come outside the surface. ठीक है? तो H mu is equal to H mu naught plus half mv square. ठीक है? यहाँ पे minimum amount of energy required for the free electron to eject itself from the metal surface is known as work function. It depends upon nature of the material. Point to be noted is वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, यानी कि लिथियम का अलग वर्क फंक्शन होगा, ठीक है? सोडियम का अलग वर्क फंक्शन होगा, और उसके बाद सीजियम का अलग होगा वर्क फंक्शन, ठीक है? इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द पर्टिकुलर सरफेस। ओके, क्लियर है? और म्यू नॉट क्या था? म्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी व्हिच इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द सरफेस। ओके यार, ये बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं यार? आई एम सॉरी गाइस, द किड्स आर स्क्रीमिंग आउटसाइड। वो लोग 1 मिनट में बाहर चल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? रियली सॉरी अबाउट दैट। रोड पे बच्चे चिल्ला रहे थे। एक्सप्लेनेशन क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, विल मूव अहेड। अब ये लास्ट स्लाइड है, इसके अंदर हाँ जी बस एक छोटा सा ये ग्राफ है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, ग्राफ क्या कहता है? अगर मेरा प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी बाय द फोटोन इज लेसर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? बताओ। अगर मेरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज ऑफ 20 हर्ट्ज और मेरे फोटोन के पास फ्रीक्वेंसी है ऑफ 19 हर्ट्ज, क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? बताओ। विल इट बी इजेक्टेड? अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज का है, ठीक है, एच जेड आएगा, एच म्यू क्यों लिखा होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज का है, ठीक है, और मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 19 हर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी थ्रू द फोटोन, क्या मेरा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? बताओ। बिल्कुल सही प्राची, इट विल नॉट बी इजेक्टेड, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर उसका 20 हर्ट्ज है तो फिर मुझे मिनिमम 20 हर्ट्ज देना पड़ेगा, सिर्फ तब जाके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। चाहे अगर मैं 20 से ज़्यादा भी दूंगा फिर भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, लेकिन अगर मैं 20 से कम दूंगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो इफ म्यू इज लेसर देन म्यू नॉट देन नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। ओके, तो फिर अब इस इक्वेशन को देखो, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं एच म्यू नॉट को लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, विच इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी को मुझे पता है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, हो जाएगा बी नॉट इंटू ई। ई क्या है? ई इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बी नॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो फिर यहाँ से अगर मुझे सिर्फ वी नॉट चाहिए, जो कि हो जाता है मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई ई इंटू म्यू माइनस एच डिवाइड बाई ई इंटू म्यू नॉट। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल का, याद रख लो इसे, ठीक है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला। ओके, तो फिर यहाँ से अगर मैं इसे कंपेयर कर लूँ विद द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि स्लोप का इक्वेशन होता है, फिर y एक्सिस पर मेरे पास है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, या फिर पोटेंशियल, और यहाँ पे x एक्सिस पर मेरे पास है फ्रीक्वेंसी, और मेरा y इंटरसेप्ट हो जाएगा ये पूरा वैल्यू, और ये हो जाएगा मेरा स्लोप विच इज h बाई ई। स्लोप क्या? इट इज h बाई, ये प्लीज हमेशा याद रखना। ओके, स्लोप इसका है प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, h बाई ई इसका स्लोप है। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा डिफरेंट मटेरियल्स के लिए तो फिर मुझे पता चलेगा कि डिफरेंट मटेरियल्स का जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट वैल्यूज पर होता है। लेट्स अज्यूम कि सोडियम का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होता है, तो फिर पोटेशियम का कहीं यहाँ पे होगा, डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होता है, ठीक है? और यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट बनेगा इसका वैल्यू होगा h म्यू नॉट बाई ई। यहाँ पे क्लियर देखो, h म्यू नॉट बाई ई इज द
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इट इज़ दी वर्क फंक्शन जो कि वाई इंटरसेप्ट भी होता है. इसी वाई इंटरसेप्ट को हमने यहाँ पे लिखा है एच यू नॉट बाई ई. ठीक है, यहाँ पे ये मेरा वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा. ओके, एंड एक्स एक्सिस पर मेरे पास है फ्रीक्वेंसी एंड वाई एक्सिस पर मेरे पास है पोटेंशियल. तो फिर इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा जो कि हो जाएगा डी वी नॉट डिवाइड बाई डी वी. ठीक है, तो यहाँ से स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू एच बाई ई, जो कि यहाँ से मैंने प्रूव भी कर दिया था. स्लोप इसका एच बाई ई होता है. तो एच बाई ई इज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल. डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज होता है. ठीक है, एंड एच जो कि होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू स्लोप इनटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू है ना, वो लोग उन्होंने ऐसे ही कैलकुलेट किया था, विच इज इक्वल टू स्लोप इनटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, वो इस ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट किया गया. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर लेंगे और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर आप लोग लिख देना. ओके, नेक्स्ट क्लास में जो कि हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास होगा, वहाँ पे हम लोग सॉल्व आउट कर लेंगे. और यहाँ पे एक छोटा सा हिंट भी है, नॉट हिंट बट शॉर्टकट मैंने वापस यहाँ पर भी दिया है, उसे प्लीज नोट कर लेना. ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या था? कलर ऑफ पेन ले लेते हैं. अच्छा, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि मेरे पास एक लाइट का सोर्स है जिसका वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, इट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस. ठीक है, अब जो मेटल सरफेस का जो मटेरियल है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उन इलेक्ट्रॉन्स के वर्क फंक्शन इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. EV is the unit of energy. So 1.9 electron volt is the energy required by the electron to eject itself out with zero kinetic energy. ठीक है, जिसे हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं. फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब यहाँ पे जो वेवलेंथ है, इसे मुझे यूज करके एनर्जी कैलकुलेट करना है, विच विल बिकम इंसिडेंट एनर्जी ऑफ द फोटोन एंड दिस इज द वर्क फंक्शन. तो फिर इन दोनों को अगर मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो फिर मुझे एडिशनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, विच विल गिव मी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया तो फिर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूँ. सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा एनर्जी. एनर्जी मुझे पता है इट इज इक्वल टू एच इंटू म्यू. ठीक है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो एच सी बाय लैम्डा. तो यहाँ से जो मुझे शॉर्टकट यूज करना है, उसका फॉर्मूला इज एनर्जी इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू एंगस्ट्रॉम विल गिव मी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर मेरे पास वेवलेंथ दिया गया इन एंगस्ट्रॉम्स, तो फिर जो एनर्जी रिलेटेड होगा विद द वेवलेंथ, इट इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम्स. तो फिर दिस विल गिव मी द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये याद रखना, एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा अगर आप लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में सब्स्टिट्यूट करोगे. शॉर्टकट फॉर्मूला इज 12400 डिवाइड बाय लैम्डा. ठीक है, तो फिर इसी चीज़ को यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा. यहाँ पे लैम्डा दिया गया एस 5000 एंगस्ट्रॉम्स, तो इसे मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और ये हो जाएगा एनर्जी इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय 5000, जो कि हो जाता है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इसका वर्क फंक्शन इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट इटसेल्फ. लेकिन मैं यहाँ पे एनर्जी दे रहा हूँ कितना? 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑब्वियसली एडिशनल काइनेटिक एनर्जी बच जाएगा. कितना? दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस विल गिव मी ऑफ 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी कैरीड बाय द इलेक्ट्रॉन आफ्टर इजेक्टिंग इटसेल्फ आउटसाइड. ठीक है, तो फिर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, इट इज नथिंग बट चार्ज, इट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो कि हो जाएगा 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय EV डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे और बच जाएगा 0.58 वोल्ट. तो दिस इज माय स्टॉपिंग पोटेंशियल. क्या सभी को समझ में आया क्वेश्चन? हाँ या ना बताओ. सिंपल क्वेश्चन था, सबको समझ में आया ना? समझ में तो आया ना? क्लियर है? एंड दिस विल बी अ होमवर्क क्वेश्चन. होमवर्क क्वेश्चन क्या है? होमवर्क क्वेश्चन है इसकी the work function of metals A, B, C are 1.92 electron volt, 2 electron volt and 5 electron volt respectively. According to Einstein's equation, the metal which will emit photoelectrons of radiation 4100 angstrom is R what? A only, A and B only, all three metals, या फिर none. This is your question.
इसका जैसे होमवर्क क्वेश्चन प्लीज इसे सॉल्व करना। आगे स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, आप आगे दिख रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज होमवर्क क्वेश्चन, सॉल्व हो जाएगा ना, सिंपल क्वेश्चन है, सेम मेथड है एज प्रीवियस क्वेश्चन। फॉर्मूला यूज कर लेना, 12400 डिवाइड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम विल गिव यू एनर्जी इन ईवी, और कैलकुलेट कर लेना, ओके। एंड विद दैट वी कंप्लीटेड डुअल मैटर रेडिएशन। इससे पहले कि आप स्क्रीनशॉट के बाहर भाग जाओ, सबसे पहले अगर स्ट्रीम अच्छा लगा होगा, जेन्युइनली अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में हैशटैग नोडर लिखो, प्लीज लिखो, हैशटैग नोडर लिखो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड देन यू कैन ऑलवेज शेयर इट योर फ्रेंड्स, अगर वो लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड वॉच द लेक्चर अगेन। इसके बाद आपको फ्री डीपीपी मिल जाएगी, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना वहाँ पे, ओके। एंड जो स्टूडेंट्स दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि 2 नवंबर तक ही चांस मिलेगा आपको, ठीक है। 2 नवंबर तक आपके पास चांस है, यू कैन ज्वाइन द मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप प्रोग्राम क्या, अभी एक ऐसा प्रोग्राम है जो सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है एट दिस पर्टिकुलर लेवल। हम लोग क्या करते हैं, आपके पास एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मेंटर होगा। बाकी कंपनीज क्या करते हैं, एक गूगल क्लास होता है जहाँ पे 50 स्टूडेंट भरते थे, और फिर एक मेंटर होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इंडिविजुअल मेंटर होगा। एक सेकेंड गाइस, 1 meter equals 100 centimeters. गूगल होम भी ना कहीं से भी चालू हो जाता है, सॉरी। हाँ जी, तो मैं कहाँ पे था, हाँ, आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। यानी कि आपके पास एक पर्सनल मेंटर होगा जो आपके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, थ्रू वीडियो कॉल, थ्रू वॉइस कॉल, थ्रू टेक्स्ट, या फिर कैसे भी, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आप इंट्रोवर्ट भी हो तो इट्स टोटली फाइन, यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट योर मेंटर एंड स्पीक टू देम। उसके साथ साथ दीज मेंटर्स आर फ्रॉम टॉप मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट, जैसे एम्स हो गए, एएफएमसी हो गए, जिपमर हो गया, एंड मेनी अदर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। साथ ही साथ आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, तो आपको प्रीमियम एक्सक्लूसिव लेक्चर्स मिलेंगे, जहाँ पे एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, जहाँ पर मैं भी रहूँगा और मैं भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ साथ में, ठीक है। उसके साथ आपको एनसीईआरटी बेस्ड डीपीपीज मिल जाएंगे, 30,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 30,000 प्लस क्वेश्चन, टॉपर के हैंड में नोट्स भी मिलेंगे आपको। उसके साथ ही साथ आपको रैपिड फायर राउंड्स भी मिलेंगे, दिस ऑल इज अवेलेबल एट अ प्राइस ऑफ 4,999 फॉर अ होल ईयर टिल नीट 2025, ठीक है। So this is something which is very good. You can always enroll for this and you won't have any regret. Okay. So that's it from my side, guys. The comment section is open. Hashtag nodal लिख देना and be open. लेक्चर अच्छा लगा होगा तो फिर वो भी लिख देना, मुझे पढ़ के अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा चीज़ है जो कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ लेक्चर में, तो फिर फील फ्री, प्लीज राइट इट डाउन, ओके। आई ट्राई टू इम्प्रूव इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। So that's it for today's lecture, guys, and I'll meet you in the next question practice lecture, जो कि कल होगा। तो कल मिलते हैं, एंड ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, एंड या ऑल द बेस्ट, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड यू विल इंप्रूव, ओके, बाय।